हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएल TG2 का एडमिट कार्ड आ गया है। तो मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये प्रैक्टिस सेट 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। आपकी परीक्षा में टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन के 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे अधिक वेटेड टेक्निकल का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। The mutual inductance between two unity coupled coil of 9 हेनरी एंड 4 हेनरी will be। तो आपको बताना है 9 हेनरी और 4 हेनरी की दो यूनिटी कपल्ड कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व कितना होगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से और कमेंट में आंसर देंगे। तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो M इक्वल टू होता है K इंटू रूट में L1 इंटू L2, क्योंकि दो कुंडलियाँ हैं L1 और L2, तो जिनका प्रेरकत्व दे रखा है 9 हेनरी और 4 हेनरी। तो आप इसमें पुट कर देंगे वैल्यू तो आपका आंसर निकल आएगा। अब इसमें बोलेंगे आप L1 और L2 की वैल्यू तो हमें दिखाई दे रही है लेकिन K की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। तो K की वैल्यू आप कहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे बोला है दो यूनिटी कपल्ड कॉइल, यूनिटी मतलब एक, तो K मतलब कपलिंग कोफिशिएंट कितना दे रखा है K इक्वल टू 1। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें आपको सभी वैल्यू दे रखी हैं। M की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे। तो M इक्वल टू हमको K की वैल्यू दे रखी है 1, रूट में L1 की वैल्यू दे रखी है 9 और L2 की वैल्यू दे रखी है 4। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 चक 36, रूट में 36 की वैल्यू कितनी होती है। तो रूट में 36 की वैल्यू होती है 6, बाहर निकल के आएगा तो 6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 6 हेनरी। M की वैल्यू क्या हो गई 6 हेनरी। तो आपको पूछा था म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, तो ये है आपका 6 हेनरी। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप सॉल्व करना था। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज जनरली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड आल्सो कैपेसिटेंस। तो आपको बताना है फ्रिक्वेंसी और कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए कौन सा ब्रिज यूज किया जाता है। तो सभी राइट आंसर बताएंगे। आवृत्ति और संधारित्र के विमापन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सेतु का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आंसर करो। तो आप सभी जानते हैं ओवन ब्रिज का यूज किस लिए किया जाता है, इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। और आपको शेयरिंग ब्रिज का यूज किसके लिए किया जाता है, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए। और यहाँ पे हे ब्रिज का यूज किया जाता है हाई इंडक्टेंस कॉइल को मेजर करने के लिए। लेकिन राइट आंसर क्या होगा, बीन ब्रिज का, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी को मेजर करता है और साथ ही साथ ये कैपेसिटेंस को भी मेजर कर सकता है। तो राइट आंसर करेंगे आप सभी सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द हाईएस्ट ट्रांसमिशन AC वोल्टेज इन इंडिया इज। तो आपको बताना है भारत में उच्चतम AC वोल्टेज कितनी होती है। जल्दी से आंसर करेंगे। तो उच्चतम AC वोल्टेज होती है 400 kV। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 400 किलो वोल्ट होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का जो कि आपको सभी को दिखाई दे रहा है। एज पर आई रूल द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ बी वोल्टेज एट द कंज्यूमर एंड एज। आपको बताना है आई रूल नियमों के अनुसार उपभोक्ता के लिए अनुमेय वोल्टेज विभिन्नता कितनी है। तो आपको बताना है वोल्टेज वेरिएशन कितना हो सकता है आई रूल के अकॉर्डिंग। जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी 6 ± 6%। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। और फ्रिक्वेंसी में कितना वेरिएशन हो सकता है, प्लस माइनस कितना हो सकता है 3%। तो उसे भी साथ ही साथ ध्यान रखेंगे। ये लो वोल्टेज के लिए होता है। अगर आपको मीडियम वोल्टेज की बात की जाए तो ±10% होगा। ठीक है, और हाई वोल्टेज की बात की जाए तो ±12 वोल्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है 12%। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव रिलेटिवली हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर अपेक्षाकृत अधिक प्रवर्तन बलागु देगी। तो कौन सी मोटर है जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क देगी। जल्दी से आंसर करेंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कैपेसिटर रन मोटर, बी ऑप्शन दे रखा है स्प्लिट फेज मोटर, और सी ऑप्शन है शेडेड पोल मोटर, और डी ऑप्शन दे रखा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो शेडेड पोल मोटर
सबसे लो टॉर्क होता है इसका, तो ध्यान रखेंगे ये तो हो नहीं सकती, इसकी लो एफिशिएंसी होती है और लो टॉर्क होता है, तो सी ऑप्शन तो कैंसिल कर देंगे आप। अब आप देखेंगे इन तीन ऑप्शन को, तो कैपेसिटी स्टार्ट मोटर होती है, ये इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ध्यान रखेंगे इसे। तो राइट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे। छठवें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे, अब जल्दी से आंसर करो छठवें क्वेश्चन का। मूविंग कॉयल पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑब्जर्विंग इट्स। तो आपको बताना है सचल कुंडली पीएमएमसी और सचल लोह उपकरणों को क्या देखकर पहचाना जा सकता है। तो आपको बताना है जो मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें आप किस तरह डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी राइट आंसर करेंगे। क्या उनकी रेंज को देखकर? नहीं। क्या उनके साइज ऑफ टर्मिनल को देखकर? नहीं। क्या उनके पॉइंटर को देखकर? नहीं। तो राइट आंसर करेंगे स्केल को देखकर, क्योंकि इनमें डिफरेंस किस चीज़ का होता है? स्केल का। पीएमएमसी मतलब मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है? तो उसका स्केल होता है यूनिफॉर्म, ठीक है। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। तो इन दोनों में डिफरेंस इसी का होता है, स्केल का। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किस लिए करते हैं? डीसी को मेजर करने के लिए, ओनली डीसी को मेजर कर सकते हैं हम इससे। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं डीसी एज वेल एज एसी, दोनों को यूज करने के, दोनों पर मतलब मेजर कर सकते हैं दोनों को, एसी और डीसी को, दोनों को। तो ये ध्यान रखेंगे इनमें डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सातवां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। हाइड्रोजन इज यूज इन लार्ज अल्टरनेटर मेनली टू। तो आपको बताना है बड़े प्रत्यावर्तकों में हाइड्रोजन का प्रयोग मुख्यतः किस के लिए किया जाता है। जल्दी से आंसर करेंगे। बड़े अल्टरनेटर में हाइड्रोजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखेंगे कूलिंग ऑफ द मशीन, तो ये मशीन की कूलिंग के लिए यूज की जाती है हाइड्रोजन। बड़े अल्टरनेटर के कूलिंग के लिए हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये मत सोचिएगा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपकी परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। आठवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो। जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर हैविंग ए 20 वोल्ट एंड कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज सोर्स इज। तो आपको बताना है 20 पोल वाली और 50 हर्ट्ज स्रोत जुड़ी 3 फेज की इंडक्शन मोटर की तुलना कालिक गति कितनी होगी। तो आपको सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है। तो आपको दे रखा है पोल्स की संख्या दे रखी है P=20 और फ्रिक्वेंसी की संख्या दे रखी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। अब इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। NS क्या होता है? NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड, NS होता है 120F/P। P क्या है यहाँ? नंबर ऑफ पोल, और F क्या है? फ्रिक्वेंसी, NS क्या है? सिंक्रोनस स्पीड। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका राइट आंसर निकल आएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम। NS 120 इंटू F कितनी है? 50, और P कितनी है? P की संख्या दे रखे 20 पोल। अब इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 20 से काटेंगे, 20 का 120 और 6 × 50 करेंगे तो 300 RPM आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया 300 RPM। किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर करेंगे डी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 300 RPM स्पीड आ गई सिंक्रोनस स्पीड इस मोटर की, ठीक है। तो राइट आंसर करेंगे डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, 9वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। डेंजर्स 440 वोल्ट प्लेट आर। खतरा 440 वोल्ट की प्लेटें क्या होती हैं? तो किस टाइप की प्लेट होती हैं? सभी राइट आंसर बताएंगे। जो कि पोल्स पर लगाई जाती हैं और जहाँ पे 440 वोल्ट होता है वहाँ पे ये लगाई जाती हैं। तो जल्दी से आंसर करेंगे वो कौन सी यहाँ पे 4 ऑप्शन में से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर करेंगे ए ऑप्शन, कॉशन नोटिस। कॉशन नोटिस होता है सावधानी सूचना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर करो सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर। आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या अरैखिक सर्किट पैरामीटर है। जल्दी से आंसर करेंगे। तो कौन सा नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर है? जल्दी से आंसर करो।
तो आप सभी जानते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये तीनों कैसे पैरामीटर हैं, तो ये हैं आपके लीनियर पैरामीटर। अब यहाँ पे बात आती है इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखेंगे आप संधारित्र मतलब कैपेसिटर, कंडेंसर बोलते हैं जिसे, वायर बाउंड रेजिस्टर और इंडक्टेंस, तो ये सभी कैसे पैरामीटर है, लीनियर। और इसने पूछा है नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर कौन किस ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी ट्रांजिस्टर को, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और एक एक पैरामीटर कौन सा है, तो ये है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन को राइट आंसर करेंगे। अब 11वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाई, तो आपको बताना है एसी सर्किट का पावर फैक्टर किससे दर्शाया जाता है। जल्दी से आंसर करेंगे। तो आप सभी जानते होंगे एसी सर्किट का पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो cos फाई मतलब यहाँ पर क्या है, cos फाई रिप्रेजेंट करता है पावर फैक्टर को, तो R/Z। अब Z क्या है यहाँ पे, इम्पीडेंस, R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे Z है टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस में से मतलब रेजिस्टेंस से दे रखा है R, ठीक है, तो ये टोटल में से ये पार्ट होता है रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे ध्यान देंगे cos पाई इक्वल टू R/Z, ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, तो इस तरह हम पावर फैक्टर को दर्शाते हैं। तो किस ऑप्शन में दे रखा है R/Z, सी ऑप्शन में, तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इस तरह आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, ध्यान देंगे। अब 12वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे क्या होगा। द एफिशिएंसी नॉर्मली ऑब्टेन इन सर्किट अंडर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एज, तो आपको बताना है अधिकतम विद्युत अंतरण की स्थितियों में सर्किट में सामान्यतः प्राप्त दक्षता कितनी होती है। जल्दी से आंसर करेंगे कितनी होती है, तो इसकी दक्षता होती है 50%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, 13वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मोटर में उच्च प्रवर्तन बल लागू होता है। जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो कौन सा मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क रखती है, तो आप देखेंगे हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी सीरीज मोटर का, तो राइट आंसर करेंगे ये ऑप्शन। और इसे बिना लोड के नहीं चलाया जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड बिना लोड के हाई मतलब डेंजर बहुत ही मतलब अधिक होती है, तो इसे ध्यान रखेंगे, इनफाइनाइट तक पहुंच जाती है इसकी स्पीड, तो इसे बिना लोड के नहीं चलाते हैं, इसे लोड पर ही चलाया जाता है। और हाई स्टार्टिंग टॉर्क डीसी सीरीज मोटर का होता है, इसलिए ये ट्रेन होस्ट में यूज की जाती है, ट्रैक्शन में ट्रैक्शन पर्पज़ के लिए और होस्ट के लिए यूज की जाती है ये डीसी सीरीज मोटर, तो ध्यान रखेंगे इसे, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आपको इनमें से बताना कौन सी मोटर है जिसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है मतलब स्थिर होती है, तो वो है सिंक्रोनस मोटर, उसे भी ध्यान रखेंगे। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ध्यान रखेंगे इसे, इसकी कंडीशन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। 14वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन रन ऑन AC एज वेल DC सप्लाई, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर है जो AC और DC सप्लाई पर भी चल सकती है, मतलब AC DC दोनों सप्लाई पर चल सकती है, कौन सी ऐसी मोटर है। जल्दी से आंसर करो इस 4 ऑप्शनों में से। तो पहला ऑप्शन दे रखा है रिपल्सन मोटर, ये तो है नहीं है, सिंक्रोनस मोटर ये भी नहीं है, रिलक्टेंस मोटर ये भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या करेंगे, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर है जो AC और DC दोनों सप्लाई पर ऑपरेट होती है, तो राइट आंसर करेंगे डी ऑप्शन, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर करें। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू, तो आपको बताना है अध्यारोपण प्रमेय का प्रयोग एकमात्र किसके लिए किया जा सकता है। सभी राइट आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है नॉन लीनियर नेटवर्क, तो ये तो है नहीं है, बाइलेटरल नेटवर्क तो ये है, और लीनियर नेटवर्क ये भी है, तो ऐसा देखो जो दोनों हैं तो लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क, तो राइट आंसर करेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर आपको बाइलेटरल नेटवर्क नहीं दे रखा होता तो राइट आंसर करते लीनियर नेटवर्क, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। इफ़ द रेजिस्टेंस इज 2002 एंड इंडक्टेंस इज 2 हेनरी,
इन ए आर एल सीरीज सर्किट देन टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट विल बी। तो आपको बताना है कि टाइम कांस्टेंट बताना है इस सर्किट का क्या होगा, जल्दी से आंसर करो। तो ये 2002 नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इफ़ द रेजिस्टेंस इज एंड इंडक्टेंस इज 2 हेनरी एंड आर एल सीरीज सर्किट देन टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट विल बी। तो सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसे थोड़ा मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे दे रखा है आपको एल की वैल्यू 2 हेनरी दे रखी है और यहाँ पे जी ओम दे रखा है, ठीक है 20 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 20 ओम। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। आर की वैल्यू दे रखी है 20 ओम और एल की वैल्यू दे रखी है 2 हेनरी। अब टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहाँ पे करेंगे टाउ इज इक्वल टू एल की वैल्यू दे रखी है 2 हेनरी और आर की वैल्यू दे रखी है 20। तो 20 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 0.1 सेकेंड आ जाएगा। तो राइट आंसर करेंगे आपको पहला ऑप्शन। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाता है। इसे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा इसे सॉल्व मतलब सही कर लीजिएगा, करेक्शन 20 ओम है, ठीक है। तो राइट आंसर करेंगे पहला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। स्पीड ऑफ द मेगर इज केप्ट एट। तो आपको बताना है मेगर की गति कितनी रखी जाती है। मेगर की गति कितनी होती है, जल्दी से आंसर करो। और मेगर का उपयोग किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसे भी आप बताना है। तो मेगर की स्पीड होती है 160 आरपीएम। तो राइट आंसर करेंगे सी ऑप्शन। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। द बायो-सैवर्ट लॉ इज जनरली मॉडिफिकेशन ऑफ। तो आपको बताना है बायो-सैवर्ट नियम किसका सामान्य संशोधन है, कौन सा इसका मतलब संशोधन है, ध्यान रखेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे इसे। तो यह है एम्पियर्स लॉ का। एम्पियर्स लॉ का मॉडिफिकेशन है बायो-सैवर्ट लॉ। तो राइट आंसर करेंगे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, 2। तो किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, 2, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो उसे भी ध्यान रखेंगे। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। इन विच सिंगल फेज मोटर द रोटर हैज नो टीथ और वाइंडिंग। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटर के कोई दांते और कुंडलन नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी मोटर है जिसके रोटर पर कोई भी दांते नहीं होते हैं और उसकी बाइंडिंग नहीं होती है। तो कौन सी ऐसी मोटर है, जल्दी से आंसर करें। तो वो है आपकी हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर वो मोटर होती है जिसके रोटर को क्रोम स्टील का बनाया जाता है और इसके रोटर पर कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है, कोई भी तीत नहीं होते हैं। इसलिए इसे मतलब उसके लिए यूज किया जाता है जहाँ कम शोर की आवश्यकता हो, मतलब कोई शोर गुल की आवश्यकता नहीं हो, वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। 20वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं। व्हेन द रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक्ड द स्लिप वेज। तो आपको बताना है जब 3 फेज की इंडक्शन मोटर के गुणक को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो सरपण कितना होता है। तो आपको स्लिप की वैल्यू बतानी है। जब मोटर के रोटर को ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसकी स्लिप बताओ कितनी होगी। तो आप सभी अगर फॉर्मूला जानते होंगे तो आसानी से इसे निकाल पाएंगे। कैसे कि इसका स्लिप का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर और बटे एन एस, ठीक है। तो एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, एस क्या है स्लिप और एन आर क्या है, रोटर की स्पीड। तो यहाँ पे देखेंगे उसके रोटर को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, मतलब ब्लॉक का मतलब रोक दिया जा रहा है। तो उसकी स्पीड एन आर की वैल्यू कितनी हो गई, तो 0 हो गई, ठीक है। अब 0 पुट करेंगे यहाँ पे। अगर 0 हम पुट करते हैं तो एन एस बट्टे एन एस मतलब कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। तो स्लिप की वैल्यू आ जाएगी 1। तो राइट आंसर क्या करेंगे, एस की वैल्यू आ गई सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। स्लिप की वैल्यू 1 आ जाएगी। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी को। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी, क्या होगा। द पर्पज ऑफ चौक इन फ्लोरोसेंट ट्यूब इज टू। तो आपको बताना है प्रतिदीप्तिशील फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक का प्रयोजन क्या है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे। फ्लोरोसेंट लैंप में फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है जो, उसमें चौक का उपयोग क्या होता है? तो चौक का उपयोग होता है इंक्रीज वोल्टेज मोमेंटरली, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वोल्टेज को क्षणिक बढ़ाना होता है। तो चौक का उपयोग क्या होता है? वोल्टेज को क्षणिक बढ़ाना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर करेंगे। अब आपको यहीं पर राइट आंसर करना है, कैपिस्टेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है फ्लोरोसेंट लैंप में? सभी राइट आंसर करें जल्दी से। तो वो कैपिस्टेंट का उपयोग किया जाता है पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखिए इनमें, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और सभी वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से सभी वीडियो को एग्जाम से पहले ज़रूर देखें ना, क्योंकि मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।